26 जनवरी 1950, जहां एक तरफ दिल्ली में लोकतंत्र के जश्न की तैयारी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा देश इस जश्न को देखने के लिए बेताब था। और इस बेताबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल होने के लिए दिल्ली से सटे हुए लगभग सभी प्रांत जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से लोग रेलगाड़ियों और बसों में भर भर कर दिल्ली पहुंच रहे थे। और जिनके पास गाड़ियों में जाने के लिए पैसे नहीं थे, वे लोकतंत्र के इस जश्न को देखने के लिए 4 दिन पहले ही पैदल घर से निकल पड़े थे। यहाँ लोगों की बस एक इच्छा थी, लोकतंत्र के इस जश्न को अपनी आंखों से देखना। दोस्तों, अगर आप भी इस ऐतिहासिक दिन के जश्न को हमारी इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं और गणतंत्र दिवस के इतिहास को जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 इसी दिन भारत अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से आज़ाद हुआ था और देश की आज़ादी के लगभग 3 साल बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, यानी एक ऐसा गणतांत्रिक देश जो बाहरी देश के फैसलों और आदेशों को मानने के लिए बाध्य ना हो। यही वजह है कि हर साल 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस की जड़ें साल 1929 से जुड़ी हुई हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में किया गया। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया और साथ ही ये घोषणा कर दी गई कि यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं देती है, तो 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि ब्रिटिशर्स पर इन बातों पर या फिर ये कह सकते हैं कि इन धमकियों का कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 के दिन भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की अनाउंसमेंट कर दी गई। इस अनाउंसमेंट के साथ ही देश में कई सारे आंदोलन शुरू हो गए और अंत में मजबूरन ब्रिटिशर्स को 15 अगस्त 1947 के दिन देश को आज़ाद करना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि 1930 से लेकर आज़ादी मिलने तक हर साल 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिल गई, तब इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हालांकि आज़ादी मिलने के कुछ ही दिन बाद देश के लिए एक संविधान की जरूरत महसूस होने लगी थी, इसीलिए संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा ने 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू किया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव उस समय भारत की स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद इस सभा के प्रमुख मेंबर्स बने थे। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वहीं संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग समिति संविधान सभा की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति का ही काम संपूर्ण संविधान लिखना व बनाना था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के संविधान को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था और इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। दोस्तों, अब आइए इस ऐतिहासिक दिन के कार्यक्रम पर भी एक नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि इस दिन सुबह से ही दिल्ली में इतनी भीड़ थी कि रायसीना हिल से लेकर इरविन स्टेडियम तक पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जो जहां टिक पाया वहीं टिक गया। घरों की छतें, पेड़ें, दुकानें सब लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की वायसराय हाउस, जो कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति भवन कहलाने वाला था, उसका दरबार हॉल भी सज कर तैयार था। 10 बजे तक सरकार से जुड़े नेता और सभी बड़े अधिकारी दिल्ली के वायसराय हाउस पहुंच चुके थे। 10:18 पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
जहां देश के आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने भारत को एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक कंट्री बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने संविधान सभा का वो पत्र पढ़ा जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने की घोषणा की गई। इस घोषणा के तुरंत बाद 10:25 पर दरबार हॉल में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, फेडरल कोर्ट के जजेस और ऑडिटर जनरल को शपथ दिलाते हैं। और फिर दोपहर के करीब 2:30 बजे दिल्ली की सबसे बड़ी, जिस इमारत से कभी सबसे बड़े अंग्रेजी अफसर निकलते थे, उसी इमारत से भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाहर निकलते हैं। राजेंद्र प्रसाद को अपने सामने देखकर लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उनकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी, साथ ही नारों का शोर थम नहीं रहा था। लोगों को इतना खुश देखकर राष्ट्रपति मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हैं। दोस्तों, ये वही क्षण था जिसके इंतजार में लोगों की कई पीढ़ियां गुजर गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब 6 घोड़ों वाली एक बग्गी पर सवार होते हैं जो एक समय ब्रिटिश वायसराय का शाही सवारी हुआ करती थी। दोस्तों, ये वही बग्गी थी कभी जिसे देख भारतीयों का खून उबल पड़ता था, लेकिन आज उसी बग्गी को देखकर भारतीय गर्व से अपना सीना चौड़ा कर रहे थे, क्योंकि सोने और चांदी से मड़ी उस लाल मखमली गद्दी वाली बग्गी पर एक भारतीय बैठने जा रहा था। अब राष्ट्रपति का काफिला इरविन स्टेडियम की ओर रवाना होता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इरविन स्टेडियम को ही आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति का काफिला घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट सर्कस, बाराखंबा रोड, सिकंदरा रोड और हॉर्डिंग एवेन्यू से गुजरते हुए करीब 3:45 बजे इरविन स्टेडियम पहुंचता है, जहां 15,000 लोगों के सामने राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और फिर राष्ट्रगान की धुन के साथ राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी दी जाती है। हालांकि 31 तोपों की सलामी देने की इस परंपरा को 1971 में खत्म कर दिया जाता है और इसके बाद से राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 26 जनवरी 1950 को होने वाले परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भाग लिया था। इसमें आर्मी, इन्फेंट्री, कैवलरी रेजिमेंट, सर्विसेज रेजिमेंट के अलावा सेना के साथ बैंड शामिल हुए थे। उस समय आज की तरह न तो मोटरसाइकिल पर स्टंट की परंपरा थी और न ही आज की तरह वो झांकियां निकलती थी, जिसके जरिए देश के अलग अलग राज्य अपनी विरासत और संस्कृति प्रदर्शित करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1954 तक गणतंत्र दिवस की परेड इरविन स्टेडियम, किंग्सवे कैंप या फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में होती थी, लेकिन साल 1955 में पहली बार राजपथ पर परेड का आयोजन हुआ। तब से अब तक इसी जगह पर गणतंत्र दिवस परेड होती है। गणतंत्र दिवस परेड का रास्ता 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। ये राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल से शुरू होती है, फिर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक जाकर पूरी होती है। दोस्तों, अभी अभी हमने गणतंत्र दिवस के उस इतिहास के बारे में जाना जिससे आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। इनफैक्ट हमारे देश को चलाने वाले बहुत से नेता, राजनेता आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनसे अगर स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस में डिफरेंस तक पूछ लिया जाए तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ डेट और इतिहास के अलावा 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो एक खास अंतर देखने को मिलता है, वो अंतर इस दिन तिरंगा फहराने के तरीके में होता है। दरअसल जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण होता है तब उसमें झंडे के नीचे से रस्सी खींचकर फहराया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी 26 जनवरी पर तिरंगा ऊपर की ओर ही बंधा होता है। इसे पूरा खोलकर फहराया जाता है। संविधान में इस प्रक्रिया को फ्लैग अनफ्लरिंग कहते हैं। दोस्तों, एक बात और जो आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण देश के प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर ऐसा नहीं होता है। दरअसल आजादी के समय देश का संविधान लागू नहीं हुआ था। ऐसे में उस समय देश का उच्चतम पद प्रधानमंत्री का हुआ करता था और इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर हर साल ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के हाथों होता है और तब से ये परंपरा ऐसे ही चली आ रही है। लेकिन गणतंत्र दिवस पर भारत का संविधान लागू होने से देश की संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित कर दी गई। इसीलिए संवैधानिक प्रमुख होने के नाते 26 जनवरी को तिरंगा राष्ट्रपति फहराते हैं। इसके अलावा यहाँ एक डिफरेंस जगह का भी है। जहाँ स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण का कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले से होता है, तो वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते कमेंट्स में भारत माता की जय लिखना ना भूलें।
धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।